Good morning, students. Today we are going to start lecture 5 of chapter 2 for class 12, CBSE and RBSE both. Okay. In previous lecture we have discussed about the Rawls law. So today we are going to solve a question regarding Rawls law. It is a question of NCERT book. We have a solution made up of chloroform and dichloromethane. Okay, and the vapor pressure is given 200 mm mercury and 415 mm mercury. ठीक है, एक सॉल्यूशन फॉर्म करना है आपको. उसमें आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना है, क्लोरोफॉर्म से और डाइक्लोरोमीथेन से. ठीक है, और उनका वेपर प्रेशर दिया हुआ है. तो आपको बताया था मैंने कि व्हेन अ सब्सटेंस इज इन प्योर स्टेट द वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय नॉट. तो ये क्या हो गया, ये क्लोरोफॉर्म का पी नॉट हो गया और ये डाइक्लोरोमीथेन का पी नॉट हो गया. ओके, तो ये चीज गिवन है, ये आपको समझना है. ठीक है, उसने वेपर प्रेशर दे रखा है. अब वो कहता है कि जो सॉल्यूशन फॉर्म किया है उसमें क्लोरोफॉर्म इज 25.5 ग्राम एंड डाइक्लोरोमीथेन इज 40 ग्राम. ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है वो आपसे. तो देखिए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था टोटल पी क्या होता है. टोटल पी जो है वो क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के टोटल पी का मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट्स. ठीक है, मान लीजिए दो कंपोनेंट है, एक है क्लोरोफॉर्म और एक है डाइक्लोरोमीथेन. क्लियर, क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स CHCl3 के लिए, ये दोनों चीजें CHCl3 के लिए हो गई. पी नॉट CH2Cl2 और X CH2Cl2. ओके, इससे हम निकाल सकते हैं. और ये तो आपको गिवन है, ये चीज गिवन है और ये चीज गिवन है. ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 कैसे निकालेंगे, that will be equal to NCHCl3 upon NCHCl3 plus NCH2Cl2. ओके, यही तो होगा. क्लोरोफॉर्म के मोल्स तो उसमें दे नहीं रखे हमको, तो आप पहले मोल निकालेंगे. मोल कैसे निकालेंगे, मोल का मतलब है ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकालिए. पहले मोल निकालिए, क्लोरोफॉर्म के मोल कितने हैं. देखिए NCHCl3 कैसे निकलेगा, NCHCl3 निकलेगा 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म. ठीक है, अपॉन 119.5. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट कितना, 0.2. ये क्लोरोफॉर्म के मोल हो गए. ठीक इसी तरीके से डाइक्लोरोमीथेन के मोल निकालिए, 40 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास कितना गिवन है, 85. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.47. ठीक है, नियर अबाउट इतना, मतलब आप 2 डिजिट तक निकालेंगे. क्लियर, ये आ गए. अब यहां से आप इसकी रख लीजिए वैल्यू. देखो एन क्लोरोफॉर्म कितना हो गया, 0.21 डिवाइडेड बाय 0.21 प्लस 0.47. इसको, ठीक है, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी इक्वल टू 0.312. क्लियर, ये निकाला आपने 0.312. यहां तक समझ में आ रहा है क्या किया हमने. सबसे पहले आपको देखना है व्हाट वैल्यूज हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन. आपको उसने प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं और आपको ग्राम्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले आप ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे. तो मोल में कन्वर्ट कर लिया आपने, मोल में कन्वर्ट करके आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया. मोल फ्रैक्शन दोनों की ये चीज दे रखी है, ये चीज आपने निकाली. कैसे, आपको पता है कि X CHCl3 प्लस X CH2Cl2 इक्वल्स टू 1. ये चीज आपने निकाल ली. ये कितनी आई है, 0.312 प्लस इक्वल्स टू 1. तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी, देखिए कितना आएगा, 0.312 को आप जब माइनस करोगे तो 0.688 आ जाएगा. 0.688 ये क्या है, इट इज दिस.
क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें फिल करोगे तो टोटल पी क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पी नॉट की वैल्यू इसमें आपको दे रखी है, कितनी है 200। ओके क्लियर? क्लोरोफॉर्म की बात कर रही हूं मैं, और क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन इज 0.312 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन है 415 इंटू मोल फ्रैक्शन है 0.688। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 347.9 mm। ओके तो टोटल पे आपके पास क्या आ गया, इस फॉर्मूले से ये आ गया। लेकिन बुक में देखिए दोनों तरीके के फॉर्मूले गिवन है, जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मूले से निकालें। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि पी हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। देखो ये फॉर्मूला बताया था क्या, पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये पी नॉट ए है। एक फॉर्मूला ये भी मैंने डेरिवेशन में बताया प्रीवियस लेक्चर में। सी इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए किसी को भी ले लीजिए, ए हमने क्लोरोफॉर्म को ले लिया, ठीक है, ये उसने दे रखा है, ये उसने दे रखा है क्वेश्चन में, ये उसने दे रखा है, आपको सिर्फ ये निकालना है। ये तीन चीजें दी हुई है, तो ये वाला जो तरीका है दैट इज मोर इजी इन कंपैरिजन टू दिस। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। इसमें सिर्फ आपने एक मोल फ्रैक्शन निकाला और उससे पूरा, क्योंकि ये तो उसने दे रखा है आपको। क्लियर? तो आप किसी भी मेथड से निकालेंगे, आंसर विल बी द सेम। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, that is ideal solution and non-ideal solution. Okay? देखिए, we know about the ideal gases. Ideal gases are those gases which obey the ideal gas equation, that is equals to Pv equals to nRT. In that similar way, ठीक उसी तरीके से यदि हमें सॉल्यूशन के बारे में मालूम करना है तो सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आज हम वही पढ़ रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। क्लियर? देखिए, द टॉपिक इज आइडियल सॉल्यूशन। ओके, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ। क्लियर? तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हिच ओबे Rolle's law. These are the conditions you have to learn this. Rolle's law. Rolle's law को आपको बताया हुआ है, total pressure, total vapor pressure of the solution will be the sum of the vapor pressure of constituent. तो ideal solution क्या हो गया? Which obey Rolle's law. Clear? Number 2, for ideal solutions, delta H is 1. Delta H is 0. Delta H is mixture. Number 3, delta V of mixture will be 0. Okay? Or number 4, interaction between AA and BB is equal to AB. देखिए क्या मतलब हुआ, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब आपने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, सो यू आर मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज AA and another component is BB. When you add both component and form a solution, there will be this solution. Okay? तो ये solution जो बना है
whether it is ideal or non-ideal. Ideal solution means this will obey Rawls law. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका सम होना चाहिए, PAA नॉट का, PAA का और BB का, इन दोनों का सम होना चाहिए. ओके क्लियर, दोनों का बराबर होना चाहिए तभी वो आइडियल सॉल्यूशन होगा. ठीक इसी तरीके से डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग. वो कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी. बोथ विल बी इक्वल. तो यदि दोनों बराबर होंगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, फिर डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब आपने ये 10 ml लिया, ये 10 ml लिया और ये बना 20, तो डेल्टा वी क्या हो गया, 0. क्लियर. फिर इंटरेक्शन बिटवीन AA BB इज इक्वल टू, कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में जितना भी अट्रैक्शन फोर्स है, जितना भी इंटरेक्शन है, दैट शुड बी इक्वल आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन. ठीक है, तो AB के बीच में भी उतना ही इंटरेक्शन होना चाहिए, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए. इट मीन्स if these conditions fulfills then solution is ideal solution. Clear. जैसे for example an heptane and an hexane, इन दोनों का सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट एक हेप्टेन है, एक नॉर्मल हेक्सेन है और इन दोनों से सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन. ओके, या आप बोल सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बेंजीन प्लस टॉलुइन का सॉल्यूशन लाइक दिस. ओके, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो गए. देन व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ऑबे दिस कंडीशंस. ठीक है, जो किसी भी टेम्परेचर, ये रॉल्स लॉ को जो ओबे करते हैं एट each temperature and pressure, or we can say at each concentration. ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनदर श्विलिंग क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करते, जिनके लिए मीन्स व्हिच don't obey Rawls law. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट. मतलब जिन भी कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन मिलकर बन रहा है वो उसके बराबर नहीं होगा, उसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा. ठीक है, मोर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है. ठीक इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या है? डेल्टा एच की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक इसी तरीके से या आप ऐसे ही मान लीजिए, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब नॉट बी इक्वल टू PA प्लस PB. क्लियर. और ठीक इसी तरीके से डेल्टा V जो मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है, दैट विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, और जो इंटरेक्शन है दैट इज आल्सो AA और BB के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू AB. क्लियर. तो दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अनादर्श विलियन. तो आदर्श विलियन क्या होते हैं और अनादर्श विलियन क्या होते हैं, यू हैव टू क्लियर. ओके, अब now come to the non-ideal solution. Non-ideal solutions are of two type. One ideal solution is the solution which show, there are two type of solutions. Okay, the non-ideal solution which show positive deviation, and another type which show negative deviation. Okay, what is the difference between positive deviation? We can say solution showing positive deviation
and solutions showing negative deviation. What does it mean? इसका क्या मतलब है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का? देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रेशर है, किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर है, दैट विल बी मोर देन P नॉट ए एच. मीन्स जो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होगा वो इससे ज्यादा होगा. P भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन. तो P सॉल्यूशन क्या होगा, P सॉल्यूशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन Pa प्लस P. समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब आप कह सकते हो दो सॉल्यूशंस विच हैज मोर वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द वेपर प्रेशर ऑफ देयर कंपोनेंट्स. यानी जिन कंपोनेंट से वो मिलकर बन रहा है उनके कंपैरिजन में यदि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाए, मान लो एक, ठीक है अभी आपको और क्लियर हो जाएगा ये. तो इसमें तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी मोर इन कंपैरिजन टू दी वेपर प्रेशर ऑफ दी कंपोनेंट्स. ठीक है, पहली बात तो ये होगी, तभी पॉजिटिव डेविएशन शो होगा. दूसरा, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, 0 से ज्यादा होगी. आप ऐसे मानिए 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो गई. अब डेल्टा एच का मतलब क्या है, डेल्टा एच का मतलब है कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, ए और बी. इनसे इन दोनों को मिलाया तभी तो जाके आपका एक सॉल्यूशन बना AB. ठीक है, तो इनको ब्रेक करने में आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, मान लीजिए वो तो ज्यादा है, और जो बनी, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई वो मान लो 10 हुई, तो क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू मोर होगी. यानी डेल्टा एच की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब हो रही है. तो डेल्टा एच की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है तो एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. ठीक है, एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दैट प्रोसेस. तीसरा क्या हो गया, डेल्टा V की वैल्यू भी कैसी होगी, मोर देन 0, यानी पॉजिटिव. यानी आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपने ये 10 लिया, ये 10 लिया, तो ये कितना बनना चाहिए था, यदि 20 बनता तब तो वो आइडियल हो गया, ये बन गया 22. तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज मोर देन. क्लियर, तो डेल्टा V की वैल्यू ज्यादा हो गई. फोर्थ है इंटरेक्शन. किस टाइप का इंटरेक्शन होगा यदि पॉजिटिव डेविएशन होगा तो. ठीक है, देखिए इसमें यहां पर क्या हो रहा है कि जो डेविएशन होगा वो मतलब इंटरेक्शन जो होगा AA और BB के बीच में इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू AB. समझ में आ रहा है कि जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के बीच में, यानी आप जब एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो उन दो कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है. उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो बल है वो बहुत ज्यादा है, तो वो आसानी से टूट ही नहीं रहे. तभी तो हमें सारी चीजें क्या ज्यादा की जरूरत पड़ रही है. और जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो वीक टाइप का है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज वीकर टाइप. ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस को बता दिया है मैंने कि यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है एंड इफ इट इज showing positive deviation, in that case total vapor pressure of the solution will be more than the vapor pressure of individual component. Number 2, del H should be positive. Number 3, del V should be positive, and the interaction between components will be stronger in comparison to the solution. Okay, इसका एग्जाम्पल हो गया इथेनॉल. एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल एंड एसीटोन. देखिए इथेनॉल है, ये इथेनॉल है. ठीक है, इथेनॉल की दो मॉलिक्यूल है, दे आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, C2H5OH. आपको पता है इथेनॉल में कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड. और एसीटोन में कैसा बॉन्ड है, डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल टाइप. क्लियर, डाइपोल टाइप है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी वैसे तो स्ट्रॉन्ग ही है और डाइपोल भी, लेकिन जब इन दोनों से मिलकर बनेंगे तो जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस के बीच में होगा, एक तो होगा इथेनॉल
और एक होगा एसीटोन, वी कैन से लाइक दिस। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑफ वीकर टाइप, वी कैन से, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दीज। तो इंटरेक्शन कैसा हो गया, कंपोनेंट का स्ट्रॉन्गर हो गया और जो न्यू सॉल्यूशन बना उसका वीक टाइप का हो गया। सिमिलर यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी लेस देन ठीक है। क्या मतलब हुआ, नेगेटिव डेविएशन यदि शो कर रहा है, वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना हमें, यानी हमने एक जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन का हमें जितना कैलकुलेशन के हिसाब से वेपर प्रेशर आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, उससे लेस देन आ रहा है। समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से तो इसके इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इसके इक्वल नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। नंबर 2, इसमें भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। नंबर 3, डेल्टा वी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, अगेन वी। नंबर 4, इंटरेक्शन बिटवीन AA एंड BB विल बी वीकर टाइप इन कंपैरिजन टू AB। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो फोर्सेस है वो कैसे है, वीकर है। समझ में आ रहा है मैं जो चीज बता रही हूं कि देखो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस देन होगी, ठीक है। 0 से लेस देन हो गई का मतलब माइनस में हो गई। ऐसा क्यों है, इसका मतलब माइनस कब होती है, अरे दो सॉल्यूशन बन रहे हैं AA एंड BB, ये दो कंपोनेंट है, इनसे मिलकर आपने AB बनाया, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं। बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तब जो है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज एंडोथर्मिक। और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और इफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, यदि एनर्जी रिलीज हो रही है मीन्स जो एंथैल्पी है दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ओके, वॉल्यूम में भी ऐसे ही है, आपने 10 दोनों का मिलाया और ये बना 18, तो लेस हो गया ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है वो वीकर टाइप का है, कमजोर है, इसलिए आसानी से टूट जा रहा है। और यदि इजीली ब्रेक हो जा रहा है तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये जो बन रहा है ना दैट इज स्ट्रॉन्गर टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा H2O प्लस HNO3। क्लियर। तो इस टाइप के जो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में वी हैव टू टाइप्स, द सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हिच आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एजियोट्रॉप। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, देखिए एजियोट्रॉप्स भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही होते हैं। क्या मतलब है एजियोट्रॉप का, कि एजियोट्रॉप्स आर दो सॉल्यूशंस which has number 1 which has same composition in liquid and vapor phase, in composition in liquid phase and vapor phase, liquid phase and vapor phase। यानी आपने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने पर सॉल्यूशन की प्रोसेस में आपने देखा है कि यदि कंपोनेंट कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे तो वो वेपर फॉर्म करेंगे, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल, तो जो लिक्विड फेज है और जो वेपर फेज है उन दोनों में यदि कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी रहती है, यदि सेम रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉप। ओके, क्लियर, उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉप, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे बॉयल एट
टेम्परेचर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल करेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन है ना वो फिक्स है, और जो कॉम्पोजिशन फिक्स, यदि कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो उनका बॉईल करते हैं तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। तो यदि कॉम्पोजिशन डिफर होगा तो जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी डिफर कर जाएगा। क्लियर। फिर नंबर थर्ड क्या है, these solution can't be separated by fractional distillation, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप ये जो सॉल्यूशन बना है इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब ये जो एजियोट्रॉप्स हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें से आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कैसे भी पूछ लेगा। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। So when we are talking about azeotropic solutions are those solutions which boil at constant temperature. They have same composition in liquid phase and vapor phase, and they cannot be separated. Means their component cannot be separated by fractional distillation. समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं, एजियोट्रॉप 2 टाइप के हैं आपके पास। कौन से, एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन से है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप आर दोज एजियोट्रॉप विच शो पॉजिटिव डेविएशन। देखो, बी क्लियर इन योर माइंड, क्या चीज क्लियर करनी है आपको। एजियोट्रॉप क्या है, ये भी एक टाइप का सॉल्यूशन ही है, ठीक है। हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन है, कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्लियर। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, विच शो नेगेटिव डेविएशन। ओके, सबसे पहले होना चाहिए एजियोट्रॉप क्या है। एजियोट्रॉप भी एक सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। अब वो जो 2 कंपोनेंट से मिलकर एक सॉल्यूशन बन गया, उसको आप लिक्विड फेज में देखोगे तो और वेपर फेज में देखोगे तो उसकी कॉम्पोजिशन दोनों में सेम रहेगी, और क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम रहेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहेगा। कॉम्पोजिशन जैसे ही चेंज होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर हो जाएगा, क्लियर। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास आपने एक सॉल्यूशन बनाया इन विच 95% इथेनॉल ले लिया आपने, प्लस और क्या लिया, और आपने लिया 5% वाटर। पहले समझिए कि आपने एक सॉल्यूशन फॉर्म किया है विच इज इन विच इथेनॉल परसेंटेज इज 95% एंड वाटर इज 5%, यानी ये फिक्स कर दिया आपने 95 और 5, ठीक है। अब आपने लिक्विड में मेजर की कॉम्पोजिशन यही है और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन दोनों की सेम है। तो इसका जो, अब आप देखो इथेनॉल जो होता है, प्योर इथेनॉल जो होता है, उस इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है, मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बता रही हूँ। और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इथेनॉल कितने पे बॉइल होता है, इतने पे, और 5% इतने पे। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, किस कॉम्पोजिशन में, 95 और 5% के रेशो में, उस टाइम पर जो सॉल्यूशन बना वो कौन से, किस बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करेगा, वो करेगा किस पर, मिनिमम पर। मिनिमम का मतलब हो गया कि वो करेगा, आप मान के चलिए
ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये 100 डिग्री पर बॉईल कर रहा है, ये 78.5 पर कर रहा है, तो जो मिनिमम है ना उसमें भी कम पर 78.5 से भी लेस पर कर रहा है, इसलिए कैसा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। क्लियर? ठीक है। और यदि हम नेगेटिव डेविएशन का देखें तो नेगेटिव डेविएशन में देखो, नेगेटिव डेविएशन कौन से होते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन से टाइप का एजियोट्रॉप बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले का बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके पास एक सॉल्यूशन है विच इज मेड अप ऑफ HNO3 एंड वाटर। ठीक है, HNO3 जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, आपने HNO3 लिया है 68%। क्लियर? तो ये कितना हो गया 32%। 68% HNO3 जब आपने लिया है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो आप देखिए ज्यादा वाला कौन सा है, ये वाटर का, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन की बात करती हूं मैं, तो क्या मतलब हुआ एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। अब वापस से यहाँ आइए, जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस कौन से हैं जिनका कॉम्पोजिशन फिक्स है। यदि आपने इसकी 95, यदि इथेनॉल को मान लीजिए आप 93% कर देते हैं और वाटर को आप मान लीजिए 7% कर देते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं रह जाएगा, तब बॉइलिंग पॉइंट कुछ